India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की जेल। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। ईडी ने कहा केजरीवाल जानबूझकर जांच को गुमराह कर रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली राहत। कहा व्यासजी तहखाना में पूजा अर्चना पर कोई रोक नहीं, नमाज और पूजा साथ साथ चलेंगे। मामले में यथा स्थिति बरकरार रहेगी। कांग्रेस को आयकर विभाग के नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत। आयकर विभाग ने कांग्रेस को भेजा था 3,500 करोड़ का डिमांड नोटिस। फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेगा आयकर विभाग। सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा किसी प्रकार की खुदाई भोजशाला में नहीं की जाएगी। सर्वे के बाद कोर्ट की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिमांड अवधि समाप्त होने पर ईडी की टीम ने सोमवार को केजरीवाल को राउज एवेन्यू की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया। इससे पहले अदालत ने 28 मार्च को केजरीवाल की 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी थी। साथ ही ये भी सवाल है कि क्या ईडी के बाद अब सीबीआई उन्हें रिमांड पर लेने के लिए अदालत के समक्ष आवेदन दाखिल करेगी। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मांग पर केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, आप सरकार की मंत्री आतिशी, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। पेशी के दौरान केजरीवाल से पूछे जाने पर उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। रिमांड पे रखा था कोर्ट के आदेश से, और आज रिमांड पूरा करने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया था। और अब चूंकि ईडी अपने रिमांड में रखकर कोई और ज्यादा पूछताछ नहीं करना चाहती, उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि उन्हें अगले 15 दिन तक जेल में भेज दिया जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। और ये कोर्ट का कानून का प्रोविजन भी है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो या जब तक बेल ना हो जाए, किसी भी मुजरिम को 15 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। तो आज 15 दिन के लिए कोर्ट ने 14 दिन के लिए कोर्ट ने उनको जेल में भेज दिया है। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैम
ईडी की ओर से एएसजी ने कहा कि पूछताछ के दौरान उनका रवैया सहयोग वाला नहीं रहा। वह जानबूझकर जांच को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने हमारे सवालों के गोलमोल जवाब दिए हैं। एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने कहा कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी को रिपोर्ट करते हैं। सीएम लगातार जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बताने का मकसद ये है कि हम आगे भी केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकते हैं। डिजिटल डिवाइस पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा, हमें उनकी हिरासत के बाद में जरूरत हो सकती है, इसलिए उन्हें न्याय हिरासत में भेज दिया जाए। एएसजी एवी राजू ने कहा, फिलहाल हम चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मामले की सुनवाई जून के दूसरे हफ्ते में की जाए। केजरीवाल के वकील ने जेल में कुछ दवाइयां और पत्रकार नीरजा चौधरी द्वारा लिखित हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के साथ रामायण और महाभारत ग्रंथों की मांग की। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। मस्जिद पक्ष के वकील हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत ने आदेश लागू करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया, लेकिन सरकार ने इसे तुरंत लागू कर दिया। हाईकोर्ट से भी हमें राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस पर रोक लगानी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहखाने का प्रवेश दक्षिण से है और मस्जिद का उत्तर से। दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। हम ये निर्देश देते हैं कि फिलहाल नमाज और पूजा दोनों अपनी अपनी जगह पर जारी रहें। वाराणसी से ज्ञानवापी विवाद मामले में व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना पर कोई रोक नहीं है। फिलहाल नमाज और पूजा दोनों अपनी अपनी जगहों पर जारी रहे। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच से व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दिए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए वकील हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत ने 1 हफ्ते में पूजा शुरू कराने का आदेश दिया था, जबकि प्रशासन ने रात को ही पूजा के लिए तहखाने को खुलवा दिया। अहमदी ने कहा कि 31 जनवरी को कोर्ट के आदेश के बाद रात में बैरिकेड लग गई और सुबह 4 बजे से पूजा शुरू हो गई। आदेश में सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। अहमदी ने कहा कि हिंदू पक्ष के मुताबिक 1993 में तहखाने में राज्य सरकार द्वारा लॉक लगाया गया। अहमदी ने कहा कि 1993 से 2023 तक कोई पूजा नहीं हुई और 2023 में दावा किया गया कि अहमदी ने कहा कि ये सही है क्योंकि 1993 तक उनका कब्जा था। सीजेआई ने कहा कि आप दोनों के विवाद में कब्जा हिंदू पक्ष के पास था, जिसमें 1993 में राज्य ने हस्तक्षेप किया था। क्या दूसरा ताला कलेक्टर ने खुलवाया? पहला ताला व्यास परिवार के पास था। अहमदी ने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने बैरिकेड्स हटाने के लिए लोहे के कटर खरीदे और रात में बैरिकेड्स हटा दिए और सुबह 4 बजे पूजा शुरू कर दी, जबकि तहखाने में हो रही पूजा से पहले कोई कब्जा नहीं है। इसके वजह से चीजें खराब हो गई। हमारे इतिहास ने हमें कुछ अलग सिखाया है। हालांकि फिलहाल मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। सीजेआई ने कहा कि मेरा विचार है कि नमाज पढ़ने जाने के और पूजा पर जाने के रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में हमारा मानना है कि दोनों पूजा पद्धति में कोई बाधा नहीं होगी। ऐसे में यथास्थिति को बरकरार रखते हैं। अहमदी ने कहा कि जब 30 साल बीत चुके थे तो आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी। हमारी मांग है कि इस मामले में अदालत को पूजा के आदेश पर दिए गए फैसले पर रोक लगानी चाहिए। इस मामले में कई अलग अलग अर्जियां हैं। एक अर्जी में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से श्याम दीवान ने सीजेआई के तहखाने और मस्जिद के रास्तों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि उत्तर की तरफ से मस्जिद में जाने का रास्ता है, जबकि दक्षिण की तरफ से व्यास जी के तहखाने में जाने का रास्ता है।
इस मामले में अदालत को नोटिस नहीं जारी करना चाहिए। ये नोटिस जारी करने का मामला नहीं है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि लगातार हम मस्जिद का हिस्सा खो रहे हैं। मस्जिद की जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ही वजूखाना क्षेत्र को संरक्षित किया है, वैसे ही इसे भी किया जाए। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा करने से रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की मांग को ठुकराया। मामले में यथास्थिति बरकरार रहेगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट जुलाई में तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में किए जा रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले के सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। एएसआई सर्वे के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर में खुदाई के काम पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी अनुमति के बिना सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि सर्वे के दौरान परिसर में खुदाई का काम न किया जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीते 11 मार्च को भोजशाला परिसर में एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मध्य प्रदेश के धार शहर के विवादास्पद भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में 22 मार्च से एएसआई की टीम पुरातात्विक सर्वे कर रही है। भोजशाला मामले को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा भी काफी चढ़ा हुआ है। एएसआई सर्वे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जस्टिस ऋषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए कहा, एएसआई के सर्वे के बाद कोर्ट की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है, जिसे 22 मार्च से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे कराने का आदेश दिया था। इस मामले में हिंदू संगठनों का कहना है कि धार स्थित कमाल मौलाना मस्जिद असल में मां सरस्वती मंदिर भोजशाला है, जिसे राजा भोज ने संस्कृत की पढ़ाई के लिए बनवाया था, लेकिन बाद में मुगल आक्रांताओं ने उसे तोड़ दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भोजशाला में एएसआई सर्वे को लेकर कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इनका केवल हिंदू मुस्लिम ही मुद्दा होता है। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या इनको सर्वे करने का यही समय मिला था। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर 2023 तक हुए 183 एनकाउंटर पर यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने और मुख्तार अंसारी समेत पुलिस और न्यायिक हिरासत में हुई मौत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। यूपी में 183 एनकाउंटर की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल अगस्त में जारी किए गए आदेश के अनुपालन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। फाइल हुई थी जब अतीक अहमद और एक उनके साथ में जो था उसकी पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद ये मैटर चल रहा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 23 को एक ऑर्डर दिया गया था कि जो पीआईएल में सारे इंसिडेंट्स हैं जो मेंशन किए गए हैं उसको लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की जाए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा। लेकिन उसमें जो 183 एनकाउंटर्स का जिक्र है पीआईएल में, उस बाबत कोई भी स्टेटस रिपोर्ट फाइल नहीं की गई गवर्नमेंट द्वारा। और चूंकि वह 183 एनकाउंटर्स का डाटा स्वयं यूपी पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया था, लेकिन फिर भी कोई ना तो उसके बारे में कोई स्टेटस रिपोर्ट है ना ही कोई डिटेल जानकारी दी गई है। तो एक एप्लीकेशन फाइल की गई है डायरेक्शन के लिए कि 11 अगस्त के ऑर्डर की कंप्लायंस कराई जावे और जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है उसके द्वारा एक डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट इन सारे एनकाउंटर्स जो भी हुए हैं उनके बारे में फाइल की जावे। और जैसे कि जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में मौतें हुई हैं, हाल ही में मुख्तार अंसारी की हुई है, तो
तो ये सब जितनी भी मौतें हैं इनकी एक डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट आए और सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक बार फिर नोटबंदी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के नोटों का लगभग 98% हिस्सा वापस रिजर्व बैंक के पास आ गया, तो काला धन खत्म कहां हुआ? उन्होंने इसे काले धन को सफेद करने का तरीका बताया। जस्टिस नागरत्ना नोटबंदी के सरकार के फैसले को वैध ठहराने वाली पीठ में एकमात्र जज थी जो इससे असहमत थी। उन्होंने शनिवार को फिर दोहराया कि नोटबंदी से असहमत होना पड़ा है क्योंकि आम आदमी को परेशानी ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 2 जनवरी 2023 को नोटबंदी पर अपना फैसला सुनाया था। संविधान पीठ ने ये फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया था। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और वी. राम सुब्रमण्यम का मानना था कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है, जबकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इन लोगों से अलग राय दी थी और नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी करार दिया था। We all know what happened on 8th of November 2016 when rupees 500 and 1000 rupee notes were demonetized. The interesting aspect is that in the Indian economy of that time, and more so even now, 500 rupees and 1000 rupee notes comprised of 86% of the currency. If you see from the common man's point of view, 1 rupee, the note 1 rupee is issued by the central government. 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, 100 rupees are the other currency notes which are issued by the Reserve Bank of India. But 86% of the currency was 500 rupees and 1000 rupee notes, which I thought the central government lost sight of while demonetizing 86% of the currency. और उधर बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुरुआती दलीलें सुनने के बाद कविता की जमानत पर बहस 4 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने वरिष्ठ राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस दौरान के कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, नियमित जमानत के आधार और अंतरिम जमानत के आधार अलग होंगे। वहीं ईडी ने के कविता की ओर से अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। के कविता के वकील ने अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि अरुण पिल्लई ने 10वें बयान में मेरा नाम लिया था। इससे पहले 9 बयान में अरुण ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा था। कविता के वकील ने कहा कि नवंबर 2022 में इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल हुई। इसके बाद 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हुई जिसमें मुझे आरोपी नहीं बनाया गया। ईडी के पास किसी भी गिरफ्तार करने की शक्ति है, लेकिन उसके लिए गिरफ्तारी की आवश्यकता दिखानी होगी। कविता के वकील ने कहा कि गुच्ची बाबू को ईडी ने आरोपी नहीं बनाया, उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं गुच्ची बाबू के बयान विरोधाभासी हैं। अब के कविता की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। Allowed the home cooked food to the inmate, Susri Kavita, and apart from that there was almost 10 books have been allowed, and the rosary beads, which is called Jap Mala, is also allowed by the Honorable Court. Sir, anything court said about the bail application here? See, we are arguing the bail application, and the matter was heard at length today, and the matter is fixed for further arguments on 4th of April. Sir, was there some confusion with regards to the regular bail? Not and at the all. interim bail being... Not at all. We are pressing the both, and we'll be arguing further on 4th of April. और आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि एक आरोपी के क्या कुछ हक होते हैं।
एक व्यक्ति को खुद के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए या खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। ये इम्यूनिटी हमें आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, जिसे हम राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी कहते हैं। ये इम्यूनिटी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ही एप्लीकेबल है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के तहत हम किसी भी अक्यूज को मेंटली या फिजिकली कंपेल नहीं कर सकते कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए जो उसके अगेंस्ट यूज हो सके। हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है राइट टू रिमेन साइलेंट एक फंडामेंटल राइट है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कस्टडी एक्सटेंड इस बात पर नहीं कर सकती कि एक्यूज चुप है, यानी वो अपना राइट टू रिमेन साइलेंट एक्सरसाइज कर रहा है। फिलहाल कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.